गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कल हमने रूट 2 का प्रूफ देखा था। अच्छे ढंग से आपने समझा, काफ़ी प्रयास किया, काफ़ी बच्चों को समझ में आ गया। फिर कुछ एक बच्चों को अगर नहीं आया होगा, थोड़ा बहुत कम आया होगा, तो वो इस रूट 3 के प्रूफ में क्लियर हो जाएगा। दोनों का प्रूफ एक जैसा ही है, बस 2 की जगह पे यहाँ पे 3 चलेगा। कैसे? रूट 2 के प्रूफ के लिए सबसे पहले हमने रूट 2 को रैशनल नंबर अज्यूम किया और फिर कंट्राडिक्शन लेके आए, और उसके बाद में कह दिया कि रूट 2 रैशनल नहीं हो सकता, तो फिर रूट 2 क्या होगा? इरैशनल होगा। सेम प्रोसेस इसमें होगी। सबसे पहले हम रूट 3 को रैशनल नंबर मानेंगे, तो लिखेंगे हम लेट अस अज्यूम टू कंट्रेरी। कंट्राडिक्शन के लिए हम इसे को क्या मान लेंगे? रैशनल नंबर मान लेंगे। दैट रूट 3 इज रैशनल। हमने कंट्राडिक्शन के लिए इस रूट 3 को क्या मान लिया? रैशनल मान लिया है। अब अगर हमने रैशनल मान लिया है तो फिर हम इसको P/2 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो वी कैन राइट रूट 3 इज इक्वल्स टू P/2 लिख लो, चाहे A/B लिख लो। A/B, ये A/B हम किससे लिख रहे हैं? डेफिनेशन से। किसकी से? रैशनल नंबर की डेफिनेशन से। डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर। अब Rn लिख रहा हूँ मैं, Rn का मतलब रैशनल नंबर हो जाएगा। हमने रैशनल नंबर की डेफिनेशन से रूट 3 को A/B के फॉर्मेट में लिख लिया। वेयर A एंड B क्या हैं? A एंड B आर इंटीजर्स एंड B नॉट इक्वल टू 0। कल वाले एक जगह पे Q नॉट इक्वल टू 0 था, तो इसको B नॉट इक्वल टू 0 ही कर लेना। वो दूसरा पेज आ गया था जो इसको मैंने पहले रिजेक्ट कर दिया था, तो B नॉट इक्वल टू 0 आएगा। और ये A और B हमने इस प्रकार से लिए हैं, सच दैट का मतलब इस प्रकार से है, सच दैट HCF ऑफ A एंड B इज इक्वल टू क्या है? 1। यानी कि A और B में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। कल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही लेके चले थे, बाद में क्या आ गया था? 2 आ गया था HCF, इसलिए वो कंट्राडिक्शन आया था। अब इसमें HCF हम 3 लेके आएंगे, क्योंकि ये रूट 3 का प्रूफ है। कुछ नहीं है इसमें, बस 2 की जगह पे 3 चलेगा। यहाँ तक की बात तो सबको समझ में आ गई होगी। अब तक मैंने कुछ नहीं किया है, केवल अज्यूम कर लिया है कि रूट 3 है वो रैशनल है। अब यदि रैशनल है तो हम रूट 3 को A/B के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जहाँ पर A और B वही इंटीजर होंगे एंड B नॉट इक्वल टू 0 होगा। और A और B हमने इस प्रकार से लिए हैं कि इनका जो HCF है वो 1 है। सच दैट का मतलब होता है इस प्रकार से है कि इनका HCF क्या है? 1 है। आगे अगला स्टेप क्या आया था? स्क्वायर बोथ साइड। ये जो है इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर बोथ साइड। स्क्वायर कर देंगे हम बोथ साइड। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 इज इक्वल्स टू, ये रूट 3 का स्क्वायर ही कर लेते हैं, रूट 3 इज इक्वल्स टू A/B का स्क्वायर। रूट 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू A/B का स्क्वायर। आगे देखिएगा, रूट से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रूट से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा? 3 इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा? A²/B²। क्लियर है बात? यहाँ तक की बात भी समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर कुछ नहीं किया है मैंने, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया है और A²/B² आ गया। अब B² को हम इधर ले जाएंगे, देन 3B² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A²। इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। कल इक्वेशन में थोड़ा सा गड़बड़ था, तो आज के हिसाब से इक्वेशन दे देना कल वाले के लिए भी। ये हो गया 3B² इज इक्वल टू A²। अब आपको पता ही होगा कि ये 3 है वो डिवाइड में चला जाएगा, B² इज इक्वल टू A²/3। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? B² इज इक्वल टू A²/3। इसका मतलब ये हुआ कि A² को 3 से डिवाइड करने पर B² आता है, A² को 3 से डिवाइड करने पर B² आता है। और B क्या है? इंटीजर है। B स्टार्टिंग में इंटीजर लेके चले गए थे, और अगर ये इंटीजर आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 से जब A² को डिवाइड किया जा रहा है तो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, पूरा भाग जा रहा है, मतलब कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, तभी B² आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 3A² को डिवाइड करता है। यहाँ से हम ये लिखेंगे 3 डिवाइड्स A²।
ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब इसके बाद में आपको पता है कि थ्योरम 1.3 से हम कह सकते हैं कि 3 डिवाइड से 3a को डिवाइड करेगा, थ्योरम 1.3 से। इसका मैंने स्टेटमेंट बताया, आपको स्टेटमेंट ही लिखना है अभी। तो अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड होगा कि सर इसका प्रूफ क्या है, तो मैं उसको अलग से समझा दूंगा एक वीडियो बना के कि इसका प्रूफ कैसे होगा। 3 डिवाइड करेगा a को, इसको देंगे हम नंबर 2। ये ध्यान रखना, ये जो स्टेटमेंट आया है ना, इस स्टेटमेंट को 2 देंगे। ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको पता है कि 3a को डिवाइड करता है, तो हमने एक नया इंटीजर लिया था और उस नए इंटीजर को क्या नाम दिया था, c। अब वो c कैसे आया, आज मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर साइड में बता देता हूँ कि c कैसे आया था। 3a को डिवाइड करता है 3 डिवाइड से, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर a में 3 का भाग दिया जाए तब कोई नया इंटीजर निकल के आता है और उस इंटीजर का नाम दे दिया हमने c। कोई नंबर है मान के चलो आपके पास a, उसको 3 से डिवाइड करने पर अगर कोई नया इंटीजर आता है c, क्लियर बात, क्योंकि 3 डिवाइड कर रहा है a को, मतलब a/3 कोई इंटीजर ही आएगा। यहाँ से हम इस a = लिख सकते हैं 3 को मल्टीप्लाई में पहुँचा देंगे, इस 3 को इधर मल्टीप्लाई में पहुँचा देंगे, तो कितना हो जाएगा 3c। इस प्रकार से उसमें a/2 से आएगा, a = 2c, तो यहाँ पर a = 3c ऐसे आएगा ये। तो वी कैन राइट a = 3c फॉर सम इंटीजर c। यानी किसी c इंटीजर के लिए हम a = 3c लिख सकते हैं। अगर a को 3 डिवाइड कर रहा है तो कोई नया इंटीजर आ रहा है c, हमारा ये आ गया c। हम वापस से कह सकते हैं कि c को 3 से मल्टीप्लाई करने पर a आ जाएगा। तो a = हमने 3c लिख दिया, जहाँ पर c कोई नया इंटीजर ही आया है हमारा। ये इंपॉर्टेंट है कि ये इंटीजर है। अब इसको पुट a = 3c इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 कौन सी हमारी, ये वाली। इस इक्वेशन नंबर 1 में हम क्या पुट कर देंगे, a = 3c। a = 3c इस इक्वेशन में पुट कर दो। अगर इस इक्वेशन में पुट करूँगा तो 3b² = a² है, तो 3b² तो एज इट इज आ जाएगा। यहाँ से ये 3b² मैंने एज इट इज नोट कर लिया। फिर इक्वल की जगह पे क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। फिर क्या है a² और a की जगह पे हमें क्या लेना है 3c, तो फिर क्या आ जाएगा 3c का स्क्वायर। a का स्क्वायर और a की जगह पे मैं क्या लिखना चाहता हूँ, a = 3c, तो फिर 3c का स्क्वायर आ जाएगा। कल वाले क्वेश्चन में √2 वाले में यहाँ पे 2 आया था, यहाँ पे 2 आया था। अब ये 3b² हो जाएगा = ये 3 जा कितना हो जाएगा 9c²। अब हम ये प्रूव करेंगे कि b² को भी 3 डिवाइड करता है। यहाँ तक की बात तो सबको समझ में आ ही रही होगी। आगे देखते हैं हम। इस 9c² को अगर हम इधर ले आए, 9c² को इधर ले जाओ तो 3b² उधर चला जाएगा। एंड c² = अब क्या हो जाएगा 3b²/9। कुछ नहीं है, 2 की जगह पे 3 चल रहा है इसमें और 4 की जगह पे 9 चल रहा है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 आ गया। अब देखिए आगे क्या होगा, c² = ये 3 से 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा b²/3। अब क्या कह सकते हैं हम यहाँ से, b² को 3 से डिवाइड करने पर c² आ रहा है, इसका मतलब b² को 3 कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, तभी तो कोई इंटीजर आ रहा है। c क्या है, एक इंटीजर है, मतलब ऐसा नंबर है जिसमें डेसिमल नहीं आ रहा है, और डेसिमल नहीं आ रहा है इसका मतलब पूरा डिवाइड कर रहा है, कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि c इंटीजर है। अब देखिएगा b²/3, इसका मतलब 3b² को डिवाइड करता है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं वी कैन से 3 डिवाइड्स b²। अब 3b² को डिवाइड करता है तो फिर 3 किसको भी डिवाइड करेगा, b को भी डिवाइड करेगा, तो 3 डिवाइड्स b। ये कहाँ से कहा है हमने, थ्योरम 1.3 से। क्यों, क्योंकि 3 क्या है, प्राइम नंबर है। 3 क्या है, प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड कर जाएगा।
ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखिए, इसको देते हैं नंबर 3। कल मैं इसको नंबर 2 दे गया था गलती से, ये मिस्टेक हुई थी और कुछ नहीं थी बस। तो अब नाउ स्टेटमेंट 1 एंड 2, नाउ स्टेटमेंट 2 एंड 3। 2 स्टेटमेंट क्या कहता है? स्टेटमेंट 2 ये था जिसमें मैंने कहा 3 डिवाइड्स ए, 2 नंबर का ये था। तो 3 डिवाइड्स ए। और स्टेटमेंट 3 क्या कहता है? इन दोनों को एक साथ लिख देता हूँ मैं, 3 डिवाइड्स बी, यानी कि 3 ए को भी डिवाइड करता है और 3 बी को भी डिवाइड करता है। यहाँ पर हमने कहा था कि ए और बी दोनों क्या है? को प्राइम है, इनका HCF 1 है। अब मैं कह रहा हूँ कि ए में भी 3 का भाग जाता है और बी में भी 3 का भाग जाता है, इसका मतलब इनका क्या हुआ? HCF 3 हो गया, जब भी तो ये इससे डिवाइड हो रहा है। समझने का इस बात का प्रयास करना कि यहाँ पर हमने HCF इनका 1 लेके चले थे, लेकिन अब HCF कितना आ गया? 3 आ गया। ए में भी 3 का भाग जा रहा है और बी में भी 3 का भाग जा रहा है, जबकि हमने इनमें से जो भी कॉमन फैक्टर था उसको काट ही लिया था। और फिर ये स्टेटमेंट, ये सिचुएशन आ गई। ये सिचुएशन इसलिए आ गई है बेटा, क्योंकि हमने यहाँ पर ये अज्यूम किया है कंट्राडिक्शन के लिए कि √3 रैशनल है। ये जो प्रॉब्लम आई है वो √3 को रैशनल मानने की वजह से आई है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि अब 3 ए को भी डिवाइड करे और बी को भी डिवाइड करे। तो फिर हम कह देंगे कि ये बात गलत है कि √3 है वो रैशनल है। तो फिर √3 क्या हो जाएगा? इर्रेशनल हो जाएगा। अब आगे इस चीज़ को लिखा जाएगा। आगे देखिए, 3 डिवाइड्स ए एंड 3 डिवाइड्स बी। हम कह सकते हैं कि HCF ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू क्या आ गया? 3 आ गया। HCF कितना आ गया? ए और बी का 3 आ गया। दिस इज कंट्राडिक्शन, दिस इज कंट्राडिक्शन फॉर HCF ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 1। ये इस बात का कंट्राडिक्शन है कि HCF ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 1 था, अब ये 3 आ गया। ये 3 क्यों आ गया? क्योंकि हमने √3 को रैशनल माना। तो हमने जो √3 को रैशनल माना वो गलत था, मतलब √3 रैशनल नहीं हो सकता है। तो हम लिख देंगे सो √3 इज नॉट रैशनल, हैंस √3 इज इर्रेशनल। तो फिर √3 क्या होगा? इर्रेशनल होगा। ये क्वेश्चंस अब आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, आई होप। बहुत बढ़िया समझाया है आपको। आप भी एक बार और देखोगे इसको तो हो जाएगा। यह क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। अब मैं थोड़ी सी जानकारी और देना चाहता हूँ आपको कि काफ़ी बच्चों ने 2-2 बार 3-3 बार और 1-2 बच्चे तो ऐसे थे जिन्होंने 4 टाइम्स इस क्वेश्चन को लिखा और 3 से 4 बार वीडियो को भी देखा था और उनको फिर समझ में आ गया था। जो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है वो इसमें निकल जाएगा। अब आता है अगला क्वेश्चन, आपकी एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें √5 को इरेशनल प्रूव करना है। √5 को इरेशनल प्रूव करने में कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पर √5 आ जाएगा √3 के स्थान पर, फिर यहाँ पर √3 के स्थान पर √5 आ जाएगा, यहाँ पर √5 के स्थान पर √3 के स्थान पर √5 चलेगा। जैसे 2 के स्थान पर 3 चला है, अगर √5 का क्वेश्चन होगा तो फिर यहाँ पे भी √5 चलेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, यहाँ पर भी 5 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा? a = 5c आ जाएगा। और जहाँ पर हम 3 का स्क्वायर 9 लिख रहे हैं, वहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना जाएगा? 25 हो जाएगा। सेम डेटो चलेगा, कोई भी अंतर नहीं होगा। तो आप √5 का सॉल्यूशन आप लोग खुद करोगे, सिर्फ 3 के स्थान पर 5 और 9 के स्थान पर 25 रखने से वो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। कल मैंने आपसे कहा था कि इसको क्वेश्चन को 3 बार लिखना है। आज वाले क्वेश्चन को 3 बार नहीं लिखना है, आज वाले क्वेश्चन को सिर्फ 1 टाइम्स ही करना है और फिर √5 वाला भी करना है। ये दोनों क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने हैं। कल होमवर्क आप ग्रुप में सेंड नहीं करोगे, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि आज मैंने ये डेटा देखा है कि कम से कम 10-15 बच्चे ही ऐसे हैं जो वीडियो को देखकर अच्छे ढंग से समझ रहे हैं और समझने के बाद में मुझे सॉल्यूशन सेंड कर रहे हैं। बाकी के बच्चे या तो इधर उधर से मंगा के
या फिर ग्रुप में जो आप भेज देते हो, ग्रुप में जो आप भेज देते हो उसी को ही नोट डाउन करने के बाद में और फिर मुझे सेंड कर देते हैं। जो आप मुझे भेज देते हो उसी को ही सेंड कर देते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि कल आप लोग मुझे होमवर्क ग्रुप में ना भेजकर मेरे ही नंबर पर भेजोगे। कोई भी बच्चा कल ये वाला होमवर्क ग्रुप में नहीं भेजेगा, मेरे नंबर पर भेजेगा। वहाँ पर मैं चेक कर लूँगा, मैं देख लूँगा वहाँ पर। और जो पेंडिंग है इस होमवर्क यानी कि रूट 3 और रूट 5 वाला ही मेरे नंबर पर भेजना है, बाकी जो पहले वाला है वो सारा आपको ग्रुप में ही सेंड करना है। अब अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मुझसे पूछे। एक बात और मैं बता देता हूँ कि मैं होमवर्क सेंड करने के बाद में ग्रुप को क्लोज क्यों करता हूँ। ग्रुप को क्लोज मैं इसलिए करता हूँ ताकि बच्चे अगर मैसेज करेंगे तो वो जो होमवर्क किया है वो ऊपर निकल जाएगा और फिर कई बच्चों में कन्फ्यूज़न हो जाता है कि होमवर्क क्या है। इसलिए मैं होमवर्क को लास्ट में छोड़ देता हूँ ताकि सब बच्चे देख सकें कि क्या होमवर्क मिला है। अगर किसी को हाल साल ही थोड़ी बहुत देर में ही अगर 15-20 मिनट में ही अगर होमवर्क देते टाइम पे प्रॉब्लम है तो वो मुझसे पूछ सकता है, लेकिन ग्रुप में उस टाइम पे मैं अलाउ नहीं करता हूँ होमवर्क ऊपर निकलने की वजह से। थैंक यू बेटा। अगर आपको कभी भी कोई समस्या हो तो मुझे बता दिया करो, हम आपकी प्रॉब्लम को लेंगे और सॉल्यूशन भी आपको बताएंगे। आप पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए। समझ में नहीं आता है तो मुझसे खूब पूछिए, मैं बार बार बताऊँगा आपके लिए। थैंक यू।